नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 जून है उसकी करंट अफेयर्स। आज 3 तारीख है तो इसलिए हम लोग 2 जून की करंट अफेयर्स जो है आज उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। ये है 2 जून तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे, यानी कि 2 जून को तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, उसका दिवस यानी कि फॉर्मेशन डे मनाते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस देखिए 2 जून को है। और साथ ही साथ 2 जून 2021 को तेलंगाना के 8वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये भी याद रखिए आप लोग कि 8वां स्थापना दिवस जो है उसके रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। चलिए दोस्तों, नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला चीज। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में इसी दिन आधिकारिक रूप से राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तेलंगाना विधेयक के पारित होने के बाद राज्य का गठन किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तेलंगाना जो है वो भारत का तत्कालीन 29वां राज्य बना था। यानी कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तब तक भारत का जो अंतिम राज्य यानी कि 29वां राज्य जो बना था वो आपका तेलंगाना था। 2 जून 2014 को बना था ये। और वर्तमान में ये देश का 8वां राज्य है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको उसका स्टेटहुड उससे ले लिया गया है और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो दोस्तों, आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। दूसरा चित्र आप देख रहे होंगे, ये गौतम बुद्ध जी का। तो गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्हें भारत की इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा जो है उसको बोध गया बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन एंड मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है। और इसका अनावरण 26 मई 2021 को किया जाना था, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के कारण जो है स्थगित हो गया था। ठीक है। गुजरात कोलकाता की टीम इसमें काम कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 100 फीट की है। कितने फुट की है? 100 फीट की है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये फाइबर ग्लास की मूर्ति है, यानी फाइबर ग्लास से बनकर बनी है। और ये लेटी हुई प्रतिमा उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को दर्शाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज डूबा। देख रहे हैं आप लोग, ये नौसेना जहाज है ईरान का। ये सबसे बड़ा नौसेना जहाज था ईरान का। IRIS खर्ग जो है ये सबसे बड़ा जहाज था। और ये जो है 2 जून 2021 को खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने के बाद डूब गया। यह घटना ओमान की खाड़ी में प्रशिक्षण के दौरान हुई, जो एक संवेदनशील जलमार्ग है और हॉर्मुज जल डमरू मंड है। दोस्तों, ये हॉर्मुज जल डमरू मंड जो होता है, ये पर्सियन सी, कह सकते हैं पर्सियन सी, पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन यानी कि पर्सियन की जो खाड़ी है, और दूसरी जो ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी यानी कि ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी उन दोनों के मध्य है। जल डमरू मध्य को स्ट्रेट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और 1/5 तेल का आवागमन होता था दुनिया के, लगभग 1/5 यानी 1/5 तेल का आवागमन इसी मार्ग से होता था। ठीक है। अगली न्यूज, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये बड़ा सा स्पेस स्टेशन आपको दिख रहा है, तो इसी से संबंधित न्यूज है। अंतरिक्ष स्टेशन पर वाटर बियर भेजेगा नासा। देखिए, वाटर बियर सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये वाटर बियर है। और इसको 3 जून 2021 को नासा 128 ग्लो इन एंड द डार्क बेबी एंड स्क्विडस एंड और करीब 5000 टाइग्रेट्स एंड जिसे वाटर एंड बियर भी कहा जाता है, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है, को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला, ये देख रहे हैं कोई जलीय जीव है। इससे संबंधित न्यूज क्या है कि IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा नए जीवाश्म की खोज की गई है। और इन्होंने ये बताया कि कई साल पहले भारत में क्या होता था, समुद्री गायों का घर था। भारत में समुद्री गायों का जो घर था, ये तटीय जल में रहते थे समुद्री जीव। और ये समुद्री गाय, जिसको हम लोग डुगोंग भी कहते हैं, ये शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की एक लुप्त प्राय प्रजाति मानी जाती है, जो समुद्री घास को खाया करते थे। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, उसके तहत संरक्षित ये दुर्लभ जानवर भारतीय जल में अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्रिकेट से जो संबंधित न्यूज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, क्योंकि शेफाली वर्मा जो है वो ICC रैंकिंग में सीट्स पर बरकरार रही है। यानी कि शेफाली वर्मा ICC T20 जो बल्लेबाजी रैंकिंग है उसमें सीट्स पर रही है दोस्तों। 776 अंकों के साथ हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान पर इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। ठीक है। भारत की उपकप्तान T20 की जो स्मृति मंधाना जी हैं, वो भी चौथे स्थान पर रही हैं। और जेमिमा रोड्रिगेज जो है 640 अंकों के साथ भारतीय
बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में तीसरी भारतीय, यानी कि 1, 2 और 3 स्मृति बंदाना और साथ ही साथ जेमिमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा, ये तीनों लोग जो हैं वो 3 लोग इसमें रहे हैं। अगला आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पूर्वी सेना कमान को मिला नया प्रमुख, यानी कि यहाँ पर देख रहे होंगे पहली चीज तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्वी सेना कमान को हमारे नए प्रमुख मिले हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है ये 1 जून 2021 को कार्यभार संभालने के बाद पूर्वी कमान को के नए कमांडर बने हैं। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि इन्होंने ये देश की एकमात्र त्रिसेवा सेवा एंड कमान अंडमान और निकोबार कमान एएनसी एंड जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कर रहे थे एंड को भी 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के पदभार संभालने के बाद एक नया कमांडर मिला है। यानी कि 2 काम हुए हैं, इनको तो पदभार दे दिया गया पूर्वी कमान का मनोज पांडे जी को, और जो जहां से ये आए थे जिसका नेतृत्व ये कर रहे थे अंडमान निकोबार कमान का एएनसी का, तो उसके नए जनरल कमांडर बन गए हैं आपके अजय सिंह। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ये भी हमारे देखिए मतलब रक्षा से रिलेटेड है। रवनीत सिंह नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। रवनीत सिंह, याद रखेंगे दोस्तों, रवनीत सिंह। ठीक है, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में, नौसेना स्टाफ के दोस्तों उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और 1 जुलाई 1983 को भारतीय नौसेना के में कमीशन किया गया था और उन्हें विमानन में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, वाइस एडमिरल एम.एस. पवार जी को, ठीक है, ये मैंने कल ही बात न्यूज पढ़ाई थी आपको कि ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एम.एस. पवार ये परम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सारे सेवा पदक इनको प्राप्त थे, इनकी जगह इन्होंने ली है दोस्तों। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये न्यूज क्या है, विलय और अधिग्रहण। विलय और अधिग्रहण क्या हुआ है, विलय और अधिग्रहण यानी कि एक्सेंचर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, नए आईटी कंपनी है, नए इंटरप्राइज एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी ईपीएम बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पेरिस स्थित दोस्तों प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म यानी कि नेल आर्मोनिया को अधिग्रहण करने का एक समझौता किया है, तो आप याद रखेंगे। और ये संसाधन स्टार्टअप जो है वैश्विक स्तर पर संगठनों के लिए स्केलिंग को आसान बनाने के उद्देश्य से काम किया गया है। XTO10X ने SaaS आधारित मानव संसाधन तकनीकी स्टार्टअप एंडो का बिल का अधिग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। अगली न्यूज देखते हैं। मई में भारत का निर्यात 32.21 बिलियन डॉलर पहुंचा। तो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि निर्यात जो है वो 32.21 बिलियन डॉलर पहुंच गया है मई में भारत का। तो वाणिज्यिक मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में भारत का माल निर्यात 32.21 बिलियन डॉलर था 2021 में। मई में भारत का माल इतने बिलियन डॉलर था, एंड जो मई 2020 की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो ये 67.39% अधिक है। तो आप देख ही रहे होंगे कि 2020 में किस तरीके के हालात हो गए थे मार्च के बाद, तो उस समय हमारा निर्यात जो है वो बहुत घट गया था। सोचिए कितना घट गया होगा, क्योंकि अभी जो नया हमारा जो निर्यात है वो 32.21 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि 67.39% इसमें उछाल आया है दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न इसी में ही, इस न्यूज को और अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। मई 2020 में निर्यात 19.24 बिलियन डॉलर था और मई 2019 में 29.85 बिलियन डॉलर था। ठीक है, मई में आयात जो है भारत का 68.54% बढ़कर 38.53 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, जो मई 2020 में 22.86 बिलियन डॉलर था। ठीक है दोस्तों, मई 2019 में आयात 46.68 बिलियन डॉलर था। तो ये संबंधित हमारे निर्यात और आयात से संबंधित न्यूज थी। अगली न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ISNWAI ने किया नीता कपूर को सीईओ पद पर नियुक्त। दोस्तों, इंडस्ट्री एंड बॉडी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ISWAI, एक बार फिर से इसका नाम सुन लीजिए, और इन सभी जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन जो दिए गए हैं, इनको आप लोग लिख भी लिया करिए। यानी ISWAI क्या है, इंडस्ट्री एंड बॉडी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नीता कपूर को, किसको, नीता कपूर जी को अपना सीईओ नियुक्त किया है, और कपूर 3 जून 2021 से पदभार ग्रहण करेंगी। एंड ISWAI क्या है, ये भारत में एक बड़ी विदेश शराब कंपनियों का
प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो शराब कंपनियां जो है उनका प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें डियाजो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सभी विदेशी कंपनियां हैं शराब की। पोनोड एंड रिकॉर्ड एंड बीम संटोरी एंड बकार्डी, ब्राउन फॉर्मन और मोइट हेनेसी एंड आदि प्रमुख कंपनियां शामिल। अगला आप देख रहे होंगे अशोक चिन्ह है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये आपका किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज है। इसका मतलब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन कर दिया गया दोस्तों, कि किसी भी, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज भी है ये, किसी भी खुफिया संगठन में काम कर चुके, किसी भी खुफिया संगठन में काम कर चुके सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना मामलों से जुड़े किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पूर्व किसी कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं भारत सरकार के अंतर्गत, तो आप सेवानिवृत्त होने के बाद बिना प्रमुख की मंजूरी के, सरकारी कर्मचारी संगठन के प्रमुख की मंजूरी के, आप उससे जुड़े मामलों से जुड़े जो भी दस्तावेज होंगे या विवरण होगा उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को किसी भी संवेदनशील जानकारी को प्रकाशित करने से रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन करके, याद रखिएगा 1972 में, 4-5 बार बताता हूँ, 1972 में संशोधन करके यह निर्णय लिया गया। अगला देखते हैं, जीडीपी से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होंगे उनमें जीडीपी से रिलेटेड न्यूज आएगी। तो जनवरी और मार्च में भारत की जीडीपी जो है 1.6% बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है भैया? 1.6% के साथ इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। 31 मई 2021 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी से मार्च तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 1.6% की दर से बढ़ा है दोस्तों। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कृषि 3.1% की दर से बढ़ा। देख लीजिए, कृषि में 3.1% की दर से बढ़ोतरी हुई। विनिर्माण क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है और निर्माण क्षेत्र में दोस्तों 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दे रहा हूं मैं। अगली खबर देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसको आप जितनी भी बार देखें उतना ही कम होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने ही वाला है। अरुण कुमार मिश्रा जो है उनको एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार मिला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका पदभार मिला है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इसी से रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, ठीक है, और जिसका गठन 28 सितंबर 1993 को हुआ था, 1993 को। और मानवाधिकार किसके अंतर्गत हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज देखिए दोस्तों, केंद्र ने पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आपको पता है एक जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन योजना चल रही है देश में, जिसमें आपका साफ पानी जो है वो घर घर तक, गांव में भी प्रवेश कराया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू। तो उस योजना के तहत केंद्र ने क्या किया है? पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है अनुदान। अगर आप देखें तो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। 39% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले इसका कवरेज मात्र 9.90% बढ़ा था। यानी कि पश्चिम बंगाल ने जिस हिसाब से काम किया था उसके हिसाब से मात्र 39% का जो एवरेज होना चाहिए वो केवल 9.90% ही बढ़ा था, इसलिए ये काम किया गया। अगली खबर आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खबर, क्योंकि वायरस ने तो एक तरीके से कह सकते हैं सारे विश्व को घेर रखा है, तो इसीलिए नई नई खबरें रोज वायरस से रिलेटेड आती रहती हैं दोस्तों। H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का दुनिया का पहला मामला दर्ज हुआ है। चीन ने अपने, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इसमें कौन? चीन, क्योंकि वहीं से सब कुछ आ रहा है। चीन ने अपने पूर्वी प्रांत, याद रखना कौन सा प्रांत है भैया? ये जियांगसू। कौन सा है? जियांगसू। भैया ऐसा लग रहा है कि जिएंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, जियांगसू, लेकिन ये जीने नहीं देगा चाइना। H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये बेसिकली जो है वो आपका
मुर्गियों में होता था, लेकिन मुर्गियों से ये अब मानव में प्रवेश किया है संक्रमित होकर। तो ये बहुत ही बड़ी और दुखद घटना है दोस्तों। ये चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने ये खबर दी है, इसकी पुष्टि करी है। 41 वर्षीय एक पुरुष था, एक आकस्मिक मुर्गी से मानव में इसमें संचरण हुआ था। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, वैक्सीन दिख रही है, मतलब कि कुछ अच्छी खबर होने वाली है। डब्ल्यूएचओ ने चीन के सिनोवेक को मंजूरी दे दी है, यानी कि सिनोवेक जो एक कोविड-19 टीका है चीन का, उसको आपातकालीन उपयोग सूची के अंतर्गत क्या दे दी है, टीके को मंजूरी दे दी गई है। और टीका की 2 खुराक के बाद टीका सुरक्षित और प्रभावी गुणवत्ता सुनिश्चित पाया गया है। सिनोवेक जो है वो डब्ल्यूएचओ से ईयूएल प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया दोस्तों। तो याद रखना, ये 8वां टीका बन गया है। इससे पहले 8 टीके बन चुके हैं। बीजिंग स्थित दवा कंपनी सिनोवेक ने इस टीके का निर्माण किया है। अगली खबर देखते हैं, एपीडा से है रिलेटेड। एपीडा ने किया एक वेबिनार का आयोजन। कृषि प्रसंस्करण, याद रखिए दोस्तों, कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में, कल ही मैंने आपको बताया था कि विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में, उसके ही उपलक्ष्य में एक वेबिनार का आयोजन किया है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के सचिव कौन है? अतुल चतुर्वेदी। याद रखिए दोस्तों, अतुल चतुर्वेदी, नहीं मेरे नाम पे आ गया दोस्तों। अतुल चतुर्वेदी जो है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव हैं। इन्होंने 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से, कब तक? याद रखिए 2025 तक ये टारगेट है इनका, के माध्यम से मुंह पका खुरपका रोग, फुट एंड माउथ एंड डिजीज से मुक्त होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा भारत, ये उन्होंने कहा। अगला देख रहे हैं, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि जयशंकर हैं। इन्होंने क्या किया है? ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। किसकी? ब्रिक्स मंत्रियों की। ब्रिक्स क्या होता है? बी फॉर ब्राजील होता है, बी फॉर ब्राजील होता है दोस्तों। आर फॉर रसिया होता है, या रूस लिख सकते हो यहाँ पर। आई फॉर भारत है, इंडिया। सी फॉर चाइना है, ठीक है। और एस फॉर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। ये ब्रिक्स है, इसके मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है। ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली न्यूज क्या कह रही है भाई? स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण का लॉन्च कर दिया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण को लॉन्च कर दिया है। ये योजनाएं अब नकदी रहित, कागज रहित, नागरिक केंद्रित होंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगली न्यूज दोस्तों। केंद्र ने पेश की नई प्रणाली। नई प्रणाली क्या है दोस्तों? केंद्र ने कोविड से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री, याद रखिए ये क्या है योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजीकेपी बीमा योजना के तहत सॉरी, बीमा योजना के तहत ये प्रदान किए हैं। बीमा दवाओं के प्रसंस्करण के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जिला कलेक्टर के स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रमाणीकरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रमाणित करेगा कि दावा मानक संचालन की प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं। दोस्तों ये अगली खबर देखिए, वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना, बहुत ही प्रमुख रूप से ये योजना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना शुरू की गई है। क्योंकि देश में कई मानक जो है, संगठन है, अलग अलग उनका मानक है, तो उनको एक कह सकते हैं अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए ये योजना जो है शुरू करी गई है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। यानी कि सभी मानकों को के तालमेल, मतलब उनको आपस में मिलाया जाएगा, कौन अच्छा है कौन बड़ा है, ठीक है। बहु मानक निर्माण निकायों की स्वैच्छिक एकीकरण योजना से देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी, ठीक है। और हर 5 साल में कम से कम एक बार इसकी समीक्षा की जाएगी। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, IAUN परिषद में चुने गए भारत के नागराज आडिगा। नागराज आडिगा, देखिए अटक जाते हैं, कहीं पर भी अटक हैं। और नागराज है, तो नागराज तो नाग भगवान तो हमेशा क्या करते हैं, जहां कहीं भी निकलते हैं वहीं अटक हो जाते हैं। भारत के नागराज आडिगा जो है, इनको 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रानर्स, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स कांग्रेस में एशिया ओशियनिया एन प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यस बैंक ने क्या किया है? फिस्कल ईयर 2020 के लिए विकास अनुमान पर यस बैंक की रिपोर्ट आई है। इन्होंने, यस बैंक ने अपने अर्थशास्त्री विभाग द्वारा तैयार करवाई है इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक के एक विकास
अनुमान रिपोर्ट जारी की है। तो याद करिए यहाँ पर, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, मैराथन एफर्ट अहेड, ये इसका शीर्षक है। यस बैंक बैंक जो है वो है। और यस बैंक ने 1 जून 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर, अब भारत का विकास अनुमान जो था इन्होंने उसको संशोधित कर 8.5% कर दिया है। इसका पिछला अनुमान जो था दोस्तों वो 10.5% था, लेकिन अब उसने उसको संशोधित करके घटा दिया है, और कितना कर दिया, 8.5%। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। एडलवाइस ऑफ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए एडलवाइस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। इन दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। और पहले एमएसएमई ने क्या किया कि 50 लाख रुपए तक की कोलेटरल मुक्त व्यापार ऋण का लाभ उठा सकते हैं अब आप लोग, जो कि पहले कितना था, 10 लाख, यानी कि 10 लाख का आप लोग ले सकते थे, अब 50 लाख तक इसको कोलेटरल मुक्त कर दिया गया है। एमएसएमई 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति का ऋण का भी लाभ उठा सकते हैं इसके अतिरिक्त। ये देख रहे हैं आप, ऑल यू नीड इज जोश, देख रहे हैं, और ये तो आपको अपने जीवन में भी उतारना है, ऑल यू नीड इज जोश। जोश की कहानियां जो है वो कहती सुप्रिया पॉल की नई पुस्तक, तो किसकी पुस्तक है ये, सुप्रिया पॉल की। ठीक है, सुप्रिया पॉल ने अपनी नई पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश जो है, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया में कुछ अद्वितीय व्यक्तियों की कहानियां पेश की हैं, यानी कि लगभग 30 विस्मयकारी कहानियां जो है इसके अंतर्गत आ रही हैं। अब याद रखिए इन कहानियों को पॉल द्वारा संपादित किया गया है और ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है, और ये कौन है, सुप्रिया पॉल है। अगली न्यूज देख लीजिए आप लोग, ये है वर्ल्ड वेब डे एंड गो द एक्स्ट्रा माइल। 30 मई विश्व वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है कि आपने अभी देखा था 30 मई को विश्व वेब दिवस में क्या है कि विश्व तंबाकू दिवस के एक दिन पहले, ठीक है ना, यानी 31 मई को तंबाकू दिवस था, तो उससे एक दिन पहले की ये मनाया जाता है विश्व वेब डे। इसमें क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य ई सिगरेट की सापेक्ष सुरक्षा और नुकसान में कमी और धूम्रपान बंद करने के साधनों के रूप में उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और इसका उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को प्रोत्साहित करना भी है। ठीक है, तो ये सब प्रोत्साहित करना है। पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था। तो वर्ल्ड वेप डे जो है वो आपका 30 मई को मनाया जाता है। 31 मई को जो वर्ल्ड नो टबैको डे है, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस है, उससे एक दिन पहले। अब ये आप देख रहे होंगे, इसमें बच्चे हैं बहुत सारे, ये देखिए ये बच्चे हैं, इधर ये बच्ची खेल रही है, ये बच्चा खेल रहा है, बाल स्वराज, तो यानी कि बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज है। एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया बाल स्वराज पोर्टल दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको बोलते हैं हम लोग, एनसीपीसीआर ने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल, ये एक ट्रैकिंग पोर्टल है दोस्तों, यानी ट्रैक करेगा, जो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार करेगा जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। और इसका उद्देश्य प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति, देखिए प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उनकी पेशी से लेकर, यानी कि अगर कोई संभावना होती है उनको पेश करने की, तो पेश भी किया जाएगा कहां पर, बाल कल्याण समिति पर, उनके अभिभावक और रिश्तेदार तक बच्चों की वापसी तक का ट्रैक करना है। देख रहे हैं आप मूडीज, मूडीज आपको पता है कि भारत की जीडीपी का अनुमान जरूर लगाएगा ये। तो मूडीज ने फिस्कल ईयर 2020 में 9.3% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया, यानी कि पिछली वृद्धि से 9.3% जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगा दिया है, किसने, मूडीज ने। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि 9.3%, दोस्तों ये आने ही आने वाले हैं। मूडीज जो है ये बहुत भारत की मतलब जीडीपी के बारे में हमेशा से ये अनुमान लगाता है, न केवल भारत बल्कि कई कंट्रीज की जीडीपी के बारे में ये अनुमान लगाता है। तो 9.3% रखा है, और वित्त वर्ष 23 में 7.9% रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। उसने क्या कह दिया है कि 7.3% की गिरावट जो है देखने को मिली है। घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन लगभग 6% होगी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई मूडी से पीछे रहने वाला नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय है, ये एसबीआई भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने फिस्कल ईयर 2020 की जीडीपी वृद्धि जो है वो बताइए 7.9%। तो सोचिए एसबीआई ने कितनी बताई है वृद्धि, 7.9%, और जबकि मूडीज ने कितना बताया है, मूडीज ने बताया है आपका 9.3%। तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे।
घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर इन्होंने घटा दिया है 7.9%। पहले इनके विश्लेषकों ने 10.4% की वृद्धि जो है उसका अनुमान लगाया था। और फिस्कल ईयर 2020 के लिए वास्तविक जीडीपी फिस्कल ईयर 20 की तुलना में थोड़ा अधिक होगा। इसमें 2 ट्रफ के साथ डब्ल्यू आकार की रिकवरी होगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए इसका चित्र है, ये हमारे राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं। कौन किए गए हैं? स्वपन दास गुप्ता, और इनको दोबारा से राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो पूर्व पत्रकार हैं ये स्वपन दास गुप्ता, को सरकार ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत किया गया है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो सरकार की सलाह पर क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों को जो कि साहित्य, विज्ञान, खेल, कला और समाज सेवा में 12 ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं राज्यसभा में भेजने के लिए। और पहले इसमें केवल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा था, लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में क्या है, खेल को भी इसमें जोड़ दिया गया था, जिसके कारण सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में पहुंचे थे। अगला है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए 5.14% तक हुआ सीपीआई, यानी 5.14% तक सीपीआई हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 2020-2021 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 में 100, ठीक है, मार्च में 2021 में 119.6 अंकों की तुलना में बढ़कर 2020 119.6 अंकों की तुलना में बढ़कर 120.1 अंक हो गया है। 120.1 अंक हो गया है। मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। और आप याद रखिए 21 में मुद्रास्फीति मार्च 2021 के 5.64% की तुलना में घटकर 5.14 हो गया है। और खाद्य एवं मुद्रास्फीति जो है भारत की 2021 में 5.36% और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 6.56% के मुकाबले 4.78% रही है। ये आप देख रहे हो असम राइफल, और उनका ये क्या है, ये उनका कह सकते हो जो उनकी टैग है। पी चंद्रन कौन बने भैया? पी चंद्रन बने हैं कहाँ के? असम राइफल्स के महानिदेशक। तो असम राइफल्स के महानिदेशक बन गए हैं कौन? पी चंद्रन। ठीक है, इतना ही आप लोग याद रख सकते हैं इसमें। और ये 21वें महानिदेशक बने हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रहरी के रूप में ये 21वें महानिदेशक बने हैं। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। आईआईएम बेंगलोर के पूर्व छात्रों ने शुरू की पहल। इसके जो पास आउट छात्र हैं यानी कि पूर्व छात्र हैं, उन्होंने एक पहल शुरू की है। उन्होंने क्या किया है, समाज के वंचित वर्गों के लोगों के टीकाकरण के लिए 1 लाख टीके अनुदान देने की यानी दान देने की ये पहल उन्होंने शुरू की है। इसको उन्होंने बोला है डोनेट अ वैक्सीन एंड फंड जुटाने की भी पहल इन्होंने शुरू की है। ठीक है, ये देखिए इनका दृश्य है। ये है हैदराबाद के नए निदेशक सीसीएमबी डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर विनय की नंदीकुरी। इनको क्या किया गया है, इनको सीएसआईआर सेंटर एंड फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद के निदेशक के रूप में चुना गया है। ये आणविक जीव विज्ञानी है और डीबीटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड नई दिल्ली में वैज्ञानिक भी रहे हैं। अगली न्यूज आप देख रहे होंगे, ये सीएबी एनआरसी से लेकर है। ठीक है, यानी कि 13 और डीसीज को मिला नागरिकता देने का अधिकार। यानी कि देखिए गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए 5 राज्यों और 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 राज्य हैं, 5 राज्यों और 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों को, डीसीज को, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ये अधिकार दिया है। और इन्होंने कहाँ से मतलब कि इसमें मंगवाए हैं प्रमाण पत्र, तो बताइए। इन्होंने न्यूज मंगवाई है गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से। यानी ये सारे आप याद रखना कि आवेदन कहाँ से मांगे गए हैं, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से। और नवीनतम अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका सीएए है, इसके साथ नहीं जुड़ी है। यानी कि अभी इसके लिए जो प्रमुख बिंदु होते हैं वो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन पहले ही नागरिकता देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कोपा अमेरिका का मेजबान बना ब्राजील। यानी कि कोलंबिया और अर्जेंटीना के टूर्नामेंट से बाहर होने पर, जो लोग फुटबॉल प्रेमी है वो समझ लें, कोलंबिया और अर्जेंटीना जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इसके बाद ब्राजील जो है वो कोपा अमेरिका का मेजबान बन गया है। आपको इतना ही याद रखना है। अगली न्यूज देखते हैं।
एसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बीएसई और ईएससी के बीच समझौता हुआ है। यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था बीएसई ने अब किसके साथ समझौता किया, ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ईएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ईएससी क्या है, नीति और प्रचार के मुद्दों पर सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, अगली खबर देखते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। ये ट्रेन आ रही है पटरी पर, इसका मतलब यहीं से कुछ है संबंधित। आरडीएसओ दोस्तों, जो मानक विकास संगठन, ठीक है, इसकी न्यूज क्या है। आरडीएसओ जो रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मानक निर्धारित करने वाली एजेंसीज भारत में काम करती हैं, और उसी में रेलवे के क्षेत्र में जो काम करती हैं वो है आपकी आरडीएसओ। क्या है, आरडीएसओ। और इसमें वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना के तहत, जिसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को गुणवत्ता उत्पाद सुनिश्चित करना में शामिल होने वाला, इस वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला जो कौन सा पहला मानक निकाय बना है, तो वो बना है दोस्तों आरडीएसओ। कौन बना है, आरडीएसओ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन को भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि इसने बीआईएस ने मानक मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता दी है। अगली खबर देखिए, ये क्या है, नरसंहार घोषित हुई नामीबिया की औपनिवेशिक हत्याएं। नामीबिया में जो औपनिवेशिक जब था वो, तो जो हत्याएं हुई थी उसको जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया के लोगों के औपनिवेशिक युग के हत्याकांड को नरसंहार के रूप में मान्यता दे दी है, और प्रभावित समुदायों की मदद के लिए धन उपलब्ध कराने को पर सहमत हो गया है। देखिए दोस्तों, ये औपचारिक रूप से जो नरसंहार होते हैं इनको मान्यता देना, आप कहेंगे मान्यता दे दी, इसमें क्या अलग कर दिया है, इसमें क्या नया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ मदद भी करनी पड़ती है। वहां से जो लोग निकल कर आए जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, उसमें जो बचे हुए लोग थे जिन पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है, उनके लिए जो है कुछ आपको अनुदान या कुछ उनकी सेवाओं को धन उपलब्ध कराने से रिलेटेड हो सेवाएं उन्हें प्रदान करनी पड़ती है। तो इसलिए ये अच्छा कदम होता है। तो घोषित कदम 1904-1908 के बीच में जो हत्याएं हुई थी, वो 5 साल से अधिक चली बातचीत का परिणाम रहा है ये, जिस कारण ये सब कुछ आ पाया है। इसके हिस्से के रूप में जर्मनी 30 वर्षों तक चलने वाली परियोजनाओं के लिए 1.1 बिलियन यूरो या 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो प्रदान करेगा। अगली देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, तो ध्यान में रखिए। नितिन राकेश और जेरी विंड को, कौन कौन है, नितिन राकेश है और जेरी विंड है, इन्होंने जीता है पुरस्कार। क्या पुरस्कार जीता है इन्होंने, जेरी विंड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने जीता है। उन्हें नोशन प्रेस द्वारा, किसने, नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी हाल ही में लॉन्च एक पुस्तक थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इनके लिए सम्मानित किया गया है। बिजनेस बुक अवार्ड जो है वो पूरी दुनिया में व्यापक पुस्तक एंड लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। इसलिए जो है बुक्स में अगर बात करें तो ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, इसलिए हम मानते हैं कि ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नितिन राकेश और जेरी विंड। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपकी ऑस्ट्रिया से, यानी ऑस्ट्रिया ने एक जारी किया इस्लाम मैप, एक इस्लाम मैप इन्होंने जारी किया। ऑस्ट्रिया के ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है, जिसमें क्या है, देश भर में मस्जिदों, समुदायों और समूह के ऐसे अन्य स्थानों को चित्रित किया गया है। मंत्री कौन, किसने किया ये, मंत्री सुजैन राव ने, किसने, मंत्री सुजैन राव ने एक इंटरेक्टिव एंड मैप के साथ एक वेबसाइट का अनावरण किया, जिसमें 600 से अधिक मस्जिदों और संघों के अधिकारियों के नाम और स्थान बताए गए हैं। अगली खबर देखिए, जल जीवन मिशन से है। ये मिशन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो किसी दिन मैं सारे मिशन को लेकर भी आपकी वीडियोस बना दूंगा। जल जीवन मिशन क्या है, केंद्र सरकार ने गुजरात को आवंटित किया। आपको पता है जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ जो है आवंटित किए गए थे, लेकिन यहाँ पर गुजरात को कितना दिया गया है, 3,410 करोड़ जो है ये दिया गया है। और इसकी पहली किस्त जो है वो 852 करोड़ की ये उनको दे दी गई है। 2021 के दौरान गुजरात में 10.94 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए थे, और राज्य में 92.92 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अब 77.21 लाख या 83% घरों में नल के पानी का कनेक्शन है दोस्तों।
दोस्तों आज की हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको तो देख लिया है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए। तो पहली खबर है, विश्व वेप दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बताइए, 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को, 2 जून को या 3 जून को? तो आपको पता है कि ये कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। उससे एक दिन पहले ये वेप दिवस मनाया जाता है, जिसमें जागरूकता फैलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, स्मॉल फाउंडेशन? तो दोस्तों इसका उत्तर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट एंड अहेड शीर्षक से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है? तो आपको पता है कि ये थी यस बैंक। यस बैंक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जाहिर की है अभी। दोस्तों जून 2021 में अगला प्रश्न देखते हैं, एडलवाइस एंड रिटेल फाइनेंस लिमिटेड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए किसके साथ अपनी सह ऋण साझेदारी को सुदृढ़ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको पता है किसके साथ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 2021 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इन मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि को कितने प्रतिशत आंका है? दोस्तों मैंने आपको बताया था दोनों ही 8.7, 8.9, 9.1, 9.3 या 9.5। तो कौन सा है इसका ऑप्शन? फोर्थ है 9.3। दोस्तों ये प्रश्नों को आप लोग खुद से ट्राई किया करिए, ठीक है? उसके बाद जांचा करिए कि हमने कितने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और नहीं भी पढ़ा है तो आप एक बार प्रश्नों को देखकर समझ पाएंगे कि ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो हम पीछे जाकर उस न्यूज को दोबारा पढ़ें। जून 2021 में एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अपने वित्त वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को 10.4% की जो वृद्धि ये कर रहे थे पिछला अनुमान, उसको घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों 7.9% कर दिया है। अगली खबर देखते हैं, अप्रैल 2021 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 में 100 मार्च 2021 के 119.6 अंकों की तुलना में कितने अंक तक बढ़ा है? 116.6, 118.4, 120.1 या 124.8 या 130.2? तो मैंने आपको बताया था क्या है इसका ऑप्शन? 120. चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए जरा, असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में कौन रहे हैं? प्रदीप चंद्र नायर रहे हैं, बलबीर सिंह रहे हैं, के राममूर्ति रहे हैं, शिव स्वरूप रहे हैं या फिर एमसी मिश्रा रहे हैं? दोस्तों तो कौन रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 बार बोला था, प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में सरकार द्वारा किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत किया गया है? स्वपन दास गुप्ता, राजीव बनर्जी, मुकुल राय, कंचन गुप्ता या निशित प्रमाणिक? तो बताइए दोस्तों ये कौन थे? स्वप्न दास गुप्ता, इनको दोबारा से राज्यसभा में भेजा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसके पूर्व छात्रों ने समाज के वंचित वर्गों के लोगों के टीकाकरण के लिए 1 लाख टीके दान करने के लिए डोनेट अ वैक्सीन एंड फंड जुटाने की पहल शुरू की है? IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ या IIM इंदौर? तो दोस्तों कौन है ये? IIM बैंगलोर इसमें राइट है, सही आंसर है। जून 2021 में CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजी एंड हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, विनय के नंदीकुरी, जहूर खान, बालाजी विकास, मदन राव या राम राजशेखरन? तो ये कौन थे? विनय के नंदीकुरी थे। मई 2021 में लेखक नितिन राकेश और जेरी भिंडी, मैंने बताया था आपको, बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है? दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, बुक एंड ब्राउजन अवार्ड्स एंड बुकर प्राइज, पत्र नाटक और संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार या फिर नेशनल बुक अवार्ड्स? तो दोस्तों ये इन्होंने है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है। अगली खबर देखते हैं कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नामीबिया में लोगों के औपनिवेशिक युग के हत्याकांड को नरसंहार के रूप में मान्यता दे रहा है?
और प्रभावित समुदायों की मदद के लिए धन उपलब्ध भी कराने में सहमत हो गया है। यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है या पोलैंड है, तो बताइए कौन है इसमें? तो इसमें था जर्मनी, ये मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीएसई लिमिटेड, पहले इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेस्कॉम से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंक से, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद से, या फिर निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद, या में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद। अगला प्रश्न बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा 1 जून 2021 को पदभार संभालने के बाद निम्न में से किसको नया कमांडर मिला? पश्चिमी कमान को दोस्तों, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान या मध्य कमान? तो ये मैंने आपको बताया था, पूर्वी कमान को मिला है। किसको मिला है? पूर्वी कमान को ये मिला है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जो है वो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने किसकी जगह ली थी? तो बताइए, संजय एंड जसजीत सिंह की, एमएस पवार जी की, कृष्ण स्वामीनाथन की, नारायण प्रसाद की, या राजेश पेढ़ाकर? तो बताइए इसमें कौन है? एमएस पवार। ठीक है, एमएस पवार जी को मिला। ऑस्ट्रिया में किसने 600 से अधिक मस्जिदों, संघों और अधिकारियों के नाम और स्थानों और विशेषों में उनके संभावित लिंक दिखाते हुए इंटरेक्टिव मैप के साथ एक वेबसाइट का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये कार्ल नेमर है, सुजैन राव है, मार्टिन कोचर है, मैग्नस ब्रूनस है और पीटर मार्टेसन है। तो दोस्तों इसके हैं सुजैन राव, ये जो मंत्री हैं इन्होंने ये काम किया। 3 जून 2021 को निम्न में से कौन 128 ग्लो इन द डार्क एंड बेबी स्पीडर्स और करीब 5000 टार्डिग्रेड्स एंड जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है, वो अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? बताइए, ईएसए, नासा, रोसकॉस्मोस, इसरो या जैक्सा? तो इसमें कौन है? नासा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मई 2021 में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को कितने करोड़ दिए हैं भाई? गुजरात को कितने करोड़ दिए? 1230, 2760 या 3410 या फिर 4340? तो आपको बताया 3410 करोड़ दिए गुजरात को और 7000 करोड़ दिए हैं पश्चिम बंगाल को। बोधगया में बुद्ध इंटरनेशनल एंड वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए एंड बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 60, 80, 100, 120 या 140 फुट? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? 100 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश, ये मैंने आपको बताया था, ऑल यू नीड इज जोश एंड स्टोरीज इन ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया में कुछ अद्वितीय व्यक्तियों की कहानियां पेश की हैं। कुछ क्या थी? 30 अद्वितीय व्यक्तियों की कहानियां जो है वो पेश की थी। अनीता देसाई ने, सुप्रिया पॉल ने, अरुंधति रॉय ने, किरण देसाई ने या झुम्पा लाहिड़ी ने? तो इसमें थे सुप्रिया पॉल। कौन थी? सुप्रिया पॉल। 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रॉनर्स IAU कांग्रेस में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? संतोष झा को, पीयूष श्रीवास्तव को, संजय राणा को या नागराज आडिगा? तो यही अडिग हो गए थे दोस्तों, नागराज आडिगा इसमें सही ऑप्शन। मई 2021 में अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO को अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता मिली है? तो भारत मानक ब्यूरो, ASTM इंटरनेशनल, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड? तो इसमें मिला है भारतीय मानक ब्यूरो ने ये किया है और ये रेलवे से के क्षेत्र में जो है मानक डिसाइड करती है संगठन। अब देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन से देश हैं देशों के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ब्राजील कोपा अमेरिका का नया मेजबान बन गया? कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली? तो आप समझ रहे हैं, कोलंबिया भी था, अर्जेंटीना भी था, तो इसका मतलब ये दोनों बाहर हुए थे, इसका मतलब ऑप्शन है 4। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए निम्न में से किन राज्यों में 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के अधिकार दिया है? गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान या ये सभी? तो ये सभी है, तीनों को ही दिया। 2 जून 2021 को किस राज्य का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों बताइए किस राज्य का मनाया गया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो ये था तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। केंद्र द्वारा शुरू की गई एक नई प्रणाली के अनुसार कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा योजना के तहत जिला कलेक्टर के स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रमाणीकरण किया जाएगा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, आम आदमी बीमा, रोजगार बीमा? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज।
जून 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन? भैया विदेश मंत्री हैं तो अपने भी विदेश मंत्री करेंगे, तो कौन थे? जयशंकर जी, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बताया कि भारत 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से मुंह पका एंड खुरपका एंड रोग से मुक्त होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? तो देवी शेट्टी, इंदिरा हिंदुजा, अतुल चतुर्वेदी एंड जसबीर सिंह बजाज या फिर दीपक चोपड़ा? तो आपको पता है ये थे अतुल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, जून 2021 में देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्देश्य से निम्न में से एंड कौन सी योजना शुरू की गई है? वन नेशन वन स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड स्कीम, वन नेशन कॉमन स्टैंडर्ड पॉलिसी, वन कंट्री एंड वन स्टैंडर्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये की गई है वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना, और उसके तहत RDSO जो है वो पहला आपका निकाय बना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के IT प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटलीकृत संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन लॉन्च करेगा? भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है हमारे हर्षवर्धन, तो वही तो लॉन्च करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन में आपातकालीन उपयोग सूची EUL के लिए चीन के सिनोवैक एंड कोविड टीके को मंजूरी दे दी है। सिनोवैक WHO से EUL प्राप्त करने वाला कौन सा नंबर का टीका बन गया है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो मैंने बताया था आपको ये 8वां बन गया है। अगला प्रश्न है, चीन ने निम्न में से किस प्रांत में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला दर्ज किया है? एनहुई, गांसू, गुआंगडोंग या जियांगसू या फिर सिचुआन? जियांगसू। दोस्तों ये पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। जून 2021 में जारी ICC महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शेफाली वर्मा की रैंक क्या रही है? भैया पहली रैंक रही है, फर्स्ट पे रही है वर्मा जी। चलिए अगला देखते हैं, हर घर को नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की 2021-22 के जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए अनुदान किए? कितनी बार बताया आपको? पश्चिम बंगाल। कौन है इसमें? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी से मार्च तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 या 2.8? तो ये बढ़ा है दोस्तों 1.6% की दर से। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में भारत का माल निर्यात 32.21 बिलियन डॉलर था, एंड जो मई 2020 की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? ये है दोस्तों 43.31, 55.35, 67.39, 73.41 और 85.53। तो ये था 67.39%। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने एंटरप्राइज एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट EPM बाजार में स्थित अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पेरिस स्थित प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म नेल अमोनिया का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है? एक्सेंचर ने, कैपजेमिनी ने, इन्फोसिस ने, IBM ने या विप्रो ने? ये सभी IT कंपनीज हैं, इसमें एक्सेंचर जो है उसने ये काम किया। जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम आएगा उसमें ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं? जगदीश सिंह खेर, अरुण कुमार मिश्रा, रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता या अभय मनोहर स्प्रे? तो ये है अरुण कुमार मिश्रा जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड किस वर्ष के केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन के बाद किसी भी खुफिया संगठन के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना मामलों से जुड़े किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे? तो 1964 है, 1968, 1972, 1976 या 1980? इसमें था दोस्तों 1972। इस तरीके से आपने आज की, यानी कि आप समझ सकते हैं 2 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकती है उससे संबंधित समस्त जानकारी अर्जित कर ली है, जिसमें मैंने आपको न्यूज के साथ साथ प्रमुख क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। इस तरीके से कंप्लीट तैयारी आपकी हो गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपके जो नीचे के प्रश्न हैं उसमें कितने मार्क्स जो है पढ़ने के बाद आ रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए जुड़े हैं। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सेशन है। और भी वीडियोस हमने इसमें चैनल में लगातार देते रहते हैं। धन्यवाद।